हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सारे चैप्टर्स की वन शॉट बनाऊंगी, तो चैप्टर 1 2 3 की वन शॉट मैंने बना दी है। आपका एग्जाम कल ही है। चैप्टर 4 की भी मैं वन शॉट बना रही हूँ। चैप्टर 4 की मैंने ऑलरेडी वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है चैनल पे। जो बच्चों ने देखी होगी उनका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा हमारी वन शॉट वीडियो में। एज आई टोल्ड यू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वट एवर कैन बी डन फ्रॉम माई साइड। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे सर्च करे हैं, सारे डिटेल में देखे हैं कि कौन से किस चैप्टर से आए हुए थे, और उन सारे क्वेश्चंस को आपकी वन शॉट वीडियो में डाला है जिससे कि मैं आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। बहुत सारे साइंस के बच्चों का पेपर था जिनके पास फैशन स्टडीज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा, तो मैंने ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, वन शॉट वीडियो में आपका चैप्टर 4 बेसिक गारमेंट मेकिंग में मैंने लेफ्ट साइड पे अपनी बुक ओपन करी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा डायग्राम है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके काफी सारे लेबल डायग्राम्स हैं जो कि जरूरी है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी सो दैट आप एटलीस्ट उसको एक बार ड्रॉ कर लें। ठीक है, पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन अंडरलाइनिंग। तो भाई बच्चों, नोट कर लो कि इस चैप्टर में पहले इनिशियल वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका लाइनिंग अंडरलाइनिंग के बारे में बहुत बात करी है ना। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि मैम लाइनिंग क्या होती है, इंटरलाइनिंग क्या होती है, अंडरलाइनिंग क्या होती है, और इसके ऊपर डिफरेंस भी आता है पेपर में। तो पहली बात होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग अ फैब्रिक कट टू द एग्जैक्ट शेप ऑफ द गारमेंट पीस and basted to the wrong side of the fabric, treated as one layer during the construction to add body and opacity। सिंपल सी बात यह है कि अंडरलाइनिंग, अंडर दी लाइनिंग, अंडरलाइनिंग का मतलब यह है कि आप अपने कपड़े के पीछे कोई भी एक कपड़ा और लगाते हो हल्का सा पतला, जिससे आपके कपड़ा क्या रहे, उसमें स्टिफनेस रहे, मजबूती रहे, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े और उसको स्ट्रेंथ मिले। जैसा कि आप में बुक में भी लिखा है कि अंडरलाइनिंग क्यों दी जाती है कपड़े के बैक साइड में, जिससे कि स्ट्रेंथ मिले, सपोर्ट मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लाइनिंग इन अ गारमेंट। गारमेंट में लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब है चाहे कोई भी कपड़ा आप पीछे लगा दो बैक साइड में, लाइनिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों लगाया जाता है एक कपड़े के पीछे एक दूसरा सा। जैसे ब्लाउज होता है, तो ब्लाउज में अगर एक कपड़ा ब्रोकेट का है, बनारसी है, सीधा कट करके ब्लाउज बना दो, उसके पीछे एक अस्तर लगाया जाता है। अस्तर आपने देखा होगा, एक मार्किंग फैब्रिक होता है। आप में भी आप लोगों को ये ना पता हो कि जो अस्तर होता है बहुत ही पतला कपड़ा होता है, वो आपके मेन फैब्रिक के पीछे लगाया जाता है। तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो ये है, टू हाइड द इनर कंस्ट्रक्शंस। क्योंकि मान लो आपने एक गारमेंट को बनाया, आपने बहुत सारी सिलाई लगाई होगी, वो सिलाई लगा हुआ कपड़ा आप सीधा अपनी बॉडी पे पहनोगे तो आपकी बॉडी को चुभेगा, इसलिए एक अंदर पीछे फैब्रिक लगाते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी सिलाई की इनर कंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी हाइड हो जाए। प्रिवेंट स्ट्रेचिंग, मतलब कि आपका कपड़ा फटे नहीं, तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है उसके लिए भी एक आपका अस्तर का कपड़ा लगाया जाता है। मेक द गारमेंट इजी टू स्लिप ऑन, इजीली आप उसको वेयर कर लो, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है कि आप इजीली वेयर कर पाओ, आपको कंफर्टेबल फील हो, इनर कंस्ट्रक्शन छुपाई जा सके, प्लस एक बॉडी जो फैब्रिक है उसको सपोर्ट मिले, स्ट्रेंथ मिले, इसलिए एक लाइनिंग को लगाया जाता है। विथ सपोर्टिव फैब्रिक इज स्ट्रिक्टली यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वार्म विदाउट ऑल्टरिंग द गारमेंट ड्रेप। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, देखो, लाइनिंग का मतलब है कपड़ा आप पीछे की तरफ लगा रहे हो, वो अलग अलग टाइप का होता है। उसमें एक चीज होती है जैसे कि इंटरलाइनिंग वर्ड होता है। इंटरलाइनिंग का मतलब ये है आपका जो फेस ऑफ द फैब्रिक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों की लाइनिंग का मतलब क्या है, कि आप कपड़े की बैक साइड पे जो फैब्रिक लगा रहे हो जिससे कपड़े को मजबूती मिले, कंस्ट्रक्शन वगैरह उसकी ना दिखाई दे। अंडरलाइनिंग भी सेम वही है, जिसका मेन फोकस वही रहता है कि लाइनिंग का तो ये है कि भाई आपका कि जितने भी आपके सुई धागे आपने जो सिला है उसका कुछ भी कंस्ट्रक्शन ना दिखाई दे तो लगा दो। अंडरलाइनिंग बेसिकली इस टाइप का फैब्रिक जो कि मजबूती दे, पीछे वाले फैब्रिक को मजबूती दे। ठीक है, और सेकंड आपका जो एक वर्ड आता है इंटरलाइनिंग। इंटरलाइनिंग का मतलब ये है, इंटर आपका फ्रंट, जैसे आपका कोट है, कोट में क्या है, आगे का फैब्रिक है और एक अंदर का फैब्रिक है, तो बीच में कुछ तो भरा जाता है ना, जिससे कोट थोड़ा मोटा रहता है, जिससे आपको गर्माहट मिले, वो क्या होता है, इंटरलाइनिंग। मतलब विच कम्स बिटवीन द फेस ऑफ द फैब्रिक एंड लाइनिंग। फेस और लाइनिंग के बीच में जो कपड़ा लगेगा जो कि गर्माहट देगा उसको क्या बोलते हैं, इंटरलाइनिंग बोलते हैं। वट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग यूज करने का क्या है, अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं ना। अंडरलाइनिंग समझ में आया, जो मजबूती दे रहा है। इंटर का मतलब होता है जो आपकी लाइनिंग और फेस के बीच में आता है। इंटरफेसिंग क्या होता है,
इंटरफेसिंग का मतलब होता है बकरम हो गया, जैसे कॉलर होता है, कॉलर में एक पतला सा पेज पेपर जैसा लगाया जाता है, पतला ही होता है, वो आपको बेसिकली स्ट्रेंथ देता है बहुत बच्चों को, क्योंकि अब वो उन्होंने कभी देखा नहीं है, फील नहीं किया, इसलिए इंटरफेसिंग और इंटरलाइनिंग में कंफ्यूजन होती है। पर सिंपल सी बात है, इंटर का मतलब है जो बीच में लगाया जाता है, फेस और लाइनिंग अंदर का जो कपड़ा है जो कि कंस्ट्रक्शन छुपाने के लिए, और बाहर का कपड़ा है उनके बीच में एक मोटा कपड़ा जो गर्माहट दे उसे इंटरलाइनिंग बोलते हैं, और एक पतला कपड़ा जो उसे मजबूती दे। दोनों के बीच में लगाने के बाद, जैसे कि बकरम हो गया, कॉलर में कफ में लगाया जाता है, उसको इंटरफेसिंग बोलते हैं। फेसिंग होती है जो कि आपके कॉलर्स में, बकरम में, बकरम कहते हैं बेसिकली उसको, कॉलर कफ वगैरह में लगाई जाती है। सेकंड, जितना मैं इजीली समझा सकती थी उतने तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, एंड आई होप आपको ये इंटरलाइनिंग, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इंटरलाइनिंग, लाइनिंग, अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग क्लियर हो गया। Name the two categories of interfacing available based on the application method. इंटरफेसिंग मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके कॉलर्स में, कफ में इंटरफेसिंग जो कि मजबूती दी जाती है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है फ्यूजेबल। फ्यूजेबल क्या होती है, जैसे आप कभी कॉलर को देखोगे बनाते हुए, तो उस कपड़े के ऊपर वो एक पट्टी को लगाते हैं और प्रेस कर देते हैं, आयरन ऑन, तो वो अपने आप वो चिपक जाती है कपड़े से, और फिर कपड़े को फोल्ड कर दो, लाइनिंग लगा दो, तो आपका कॉलर तैयार। तो वो क्या होता है, फ्यूजिबल, क्या है, उसने चिपका दी। दूसरी तरीके की जो इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग होती है, वो होती है सीव ऑन, जिसको आप सिलते हो, वो अपने आप चिपकती नहीं है, आयरन करने से चिपकेगी नहीं, उसको आपको लगाने के लिए अंदर से सिलाई करनी पड़ेगी। बट इज फ्यूजेबल इंटरफेसिंग ऐसी फेसिंग जो सिर्फ हम आयरन दे और वो आपकी ऑटोमेटिकली एडेसिव हो जाए, चिपक जाए, वो क्या होती है, फ्यूजेबल इंटरफेसिंग होती है। हाउ इज द राइट साइड of a tightly woven solid colored fabric usually identified straight from the fabric bolt। कहने का मतलब ये है कि राइट साइड किसको कहते हैं, ठीक है। It is usually folded with the right side facing inward, with the selvage often look smoother on the right side। जो राइट साइड ऑफ द फैब्रिक होता है, ठीक है, मान लो एक सॉलिड कलर का फैब्रिक है, आप कैसे पहचान करोगे कि कपड़े का फ्रंट और राइट बैक साइड क्या है, तो जो स्मूथ साइड होती है, जो थोड़ी शाइनी होती है, वो आपका क्या होता है, फ्रंट। आपको पता है आपकी बुक में बहुत जगह पे लिखा है राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक। राइट साइड का मतलब है फ्रंट पार्ट, जो आपका फ्रंट है, जिसपे आपका डिजाइन बना होगा, हो सकता है प्लेन भी हो। और बैक साइड का फैब्रिक होता है, बैक का मतलब आपका ये है रॉन्ग साइड, वो आपका पीछे का हिस्सा है कपड़े का। कपड़ा पहनोगे तो एक आगे दिखेगा, एक पीछे, पीछे वाले को रॉन्ग बोलते हैं, आगे वाले को राइट। तो ये बोल रहा है कि अगर एक सॉलिड कपड़ा है, पूरा प्लेन रेड है, तो आगे पीछे को कैसे पहचानेंगे, आगे वाला हिस्सा क्या होगा, थोड़ा सा शाइनी होगा, तो आप क्या बोलोगे, इट विल बी लिटिल शाइनी एंड स्मूदर, वो थोड़ा स्मूथ होगा। डिफाइन प्री श्रिंकिंग इन फैब्रिक प्रिपरेशन। फैब्रिक को प्रिपेयर करते टाइम प्री श्रिंकिंग क्यों जरूरी होती है। प्री श्रिंकिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि मान लो आपने एक गारमेंट बना लिया, ठीक है, आपने एक पूरा कपड़ा बना लिया, गारमेंट बना लिया, गारमेंट पहनने के बनाने के बाद कस्टमर ने उसको लेके गया और घर पे एक दो बार पहन के धोया, धोने के बाद कपड़ा क्या हो गया, श्रिंक हो गया, फिर उसको आया ही नहीं, तो ये तो बहुत ही गलत चीज है ना। तो अगर हमने कपड़ा सीधा मार्केट से आया और हमने उसको कट करके सीधा बना दिया गारमेंट, और वो उसको टाइट आ रहा है, तो फिर वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम पहले ही कपड़े को, जैसे ही कपड़ा आता है उसको पहले धोते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटर्जेंट में धोते हैं, एक दो बार धोने के बाद उसको सुखाते हैं, और देख लेते हैं कि भाई उससे जितना श्रिंक होना है अभी हो जाए। एक स्टेज तो आएगी ना जिसके बाद फैब्रिक श्रिंक नहीं होगा। तो आप अपने फैब्रिक को पहले ही इतनी बार आप उससे सुखा लो, एक बार मतलब दो तीन बार धो लो, जितना भी श्रिंक होना होगा हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्री श्रिंक। तो प्री श्रिंक किए पहले ही हो जाएगा, सो दैट आगे जब गारमेंट कस्टमर खरीदेगा तब वो श्रिंक नहीं होगा धोने के बाद, इसलिए प्री श्रिंक करना बहुत जरूरी है। तो यही इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, जिसमें आप कपड़े को धो रहे हो और उसे स्टीम कर रहे हो, सुखा रहे हो, तैयार कर रहे हो, बिफोर कटिंग, काटने से पहले, किस लिए, टू एंश्योर दैट द फाइनल गारमेंट डज नॉट श्रिंक, जिससे कि आपका जो फाइनल गारमेंट है वो श्रिंक ना हो आफ्टर द फर्स्ट वॉश। Why is it absolutely critical to pre-shrink cotton fabric before cutting the pattern? अगर आपको कॉटन फैब्रिक, मसलिन फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक दे रहे हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि आपको उसको पहले प्री श्रिंक करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। और वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कॉटन की हाई टेंडेंसी है श्रिंक होने की। अगर वो आप प्री श्रंक नहीं करोगे, द फिनिश्ड गारमेंट विल बिकम टू टाइट आफ्टर वॉशिंग। तो फिर क्या हो जाएगा, जो कपड़ा पूरा बन जाएगा वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है।
डिफाइन द लेंथ वाइज ग्रेन ऑफ अ फैब्रिक। आपको पता है कि आपकी जो ग्रेन होती है वो 3 होती है। यहाँ पे देखो इस वाले चैप्टर में आपका जो है ग्रेन का प्रॉपर इन्होंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, क्योंकि अगर ग्रेन के ऊपर क्वेश्चन आए बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि अगर ग्रेन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना भी सकते हो। ये लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज और बायस, ट्रू बायस। तो लेंथ वाइज का मतलब होता है अगर आपका कपड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में बुना गया है, वीव किया गया है, और वो सेल्वेज के पैरेलल जा रहा है ना, सेल्वेज क्या होता है, किनारा होता है, तो किनारे के पैरेलल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सिलाई करी गई, मतलब बेसिकली बुना गया है, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ वाइज ग्रेन। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल थ्रेड्स रनिंग पैरेलल टू दी सेल्वेज। लेंथ वाइज है तो आपका जो किनारा है उसके पैरेलल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे धागे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रेच बहुत कम होते हैं आपके लेंथ वाइज। क्रॉस वाइज, क्रॉस वाइज होता है आपका वेफ्ट का धागा जो आपका हॉरिजॉन्टली चलता है, तो वो आपका सेल्वेज के धागा, कपड़े दो डायरेक्शन में बनेगा ना, अगर कपड़ा बनाओगे तो वर्टिकली तो लूम के धागे होंगे, और वेफ्ट के धागे आपके क्या होते हैं, जो आप वीव करते हो। तो जो सेल्वेज के ग्रेन वर्टिकल जा रहा है उसको लेंथ वाइज ग्रेन, क्रॉस वाइज मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। सो थ्रेड्स विच आर रनिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सेल्वेज, जो 90 डिग्रीज में जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वेफ्ट होता है। ट्रू बायस क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल दो सबसे ज्यादा स्ट्रेच आपका बायस, बायस और ट्रू बायस एक ही बात है। ट्रू बायस मतलब 45 डिग्री पे अगर आप किसी भी कपड़े को फोल्ड करके खींचोगे, किसी भी हैंकी को भी साइड से डायगनली खींचोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेच दिखाई देता है, उसे ट्रू बायस बोलते हैं, जो कि 45 डिग्रीज पे दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज बायस स्ट्रिप हाईली प्रेफर्ड फॉर फिनिशिंग कर्व्ड नेकलाइन। नेकलाइन जैसे मैंने टॉप पहना है तो इसका ये जो गर्दन है इसके ऊपर बिल्कुल भी झूतरे नहीं निकलने चाहिए, बिल्कुल भी एजेस आपके नहीं निकलने चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बायस स्ट्रिप ऊपर लगाते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेचेबिलिटी, इट्स इजीली मोल्ड अराउंड इनवर्ड्स, और वो इजीली क्या करते हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड कर्व आप क्या करोगे। बायस स्ट्रिप क्या होती है, आपने एक पाइपिंग लगा दी, या इसी कपड़े को गोलाई में काट के जो आप लगाते हो उसे बायस स्ट्रिप बोलते हैं, जिसमें बहुत हाई स्ट्रेचेबिलिटी रहती है और ये इजीली मोल्ड हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द सेल्वेज ऑफ अ वोवन फैब्रिक। बहुत बार क्वेश्चन आया है ट्रू बायस के ऊपर, ग्रेन लाइंस पे और सेल्वेज पे। सेल्वेज वही होता है कि द टाइटली वोवन फिनिश्ड फैक्ट्री एज बिट प्रिवेंट द फैब्रिक फ्रॉम अनरेलिंग, मतलब कि आपके जो फैब्रिक है उसके बाहर के झूठरे ना दिखाई दे, और उस सेल्वेज को आप क्या कर रहे हो, उसका किनारा, फैब्रिक का जो किनारा है उसे आप सेल्वेज बोल रहे हो। वाई मस्ट द सेल्वेज ऑफन बी क्लिप्ड और कट ऑफ कंप्लीटली बिफोर लेइंग आउट अ पैटर्न। तो सेल्वेज को कंप्लीटली आपको क्लिप ऑफ करना पड़ता है, कट ऑफ करना पड़ता है, बिफोर लेइंग आउट अ पैटर्न, एक पैटर्न को बनाने से पहले। तो सेल्वेज इज बेसिकली, आपको सेल्वेज क्या होता है, बहुत टाइटली बनाया जाता है, वीव किया जाता है, देन द रेस्ट ऑफ द फैब्रिक, बिकॉज द सीम टू पकर इफ इंक्लूडेड इन टू द गारमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि वो बिल्कुल सेल्वेज को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो किनारा होता है फैब्रिक का उसको हम कट करते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, उसको बहुत टाइटली वीव किया जाता है। What is pinning in context of cutting preliminaries, मतलब क्या कह रहा है, कटिंग, पिनिंग क्या कहते हो, सिक्योरिंग द पेपर पैटर्न। जब भी आप एक पेपर का पैटर्न निकाले तो आप उसको पहले क्या करोगे, पिनिंग करोगे ना, कि जिससे वो इधर उधर ना हिले, तो उसको क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। इन विच डायरेक्शन शुड पिन बी प्लेस्ड रिलेटिव टू द पैटर्न कटिंग लाइन। पैटर्न कटिंग लाइन के परपेंडिकुलरली आपको क्या होता है, आपको अपनी पिन्स को लगाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका फैब्रिक कहीं से भी फटे ना। नेम टू कॉमन टूल्स फॉर यूजुअली ट्रांसफरिंग पैटर्न मार्किंग ऑन टू फैब्रिक। पैटर्न मार्किंग के ऊपर कौन से टूल्स यूज हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ये जो आपके यहाँ पे है ना, ये पूरा पैराग्राफ ये पढ़ लेना। यहाँ पे देखो मार्किंग टूल के बारे में पूरा दिया हुआ है, मार्किंग टूल्स के बारे में पूरा दे रखा है कि मार्किंग करने के लिए ट्रेसिंग पेपर एंड व्हील यूज होता है, टेलर्स चौक यूज होता है, और थ्रेड ट्रेसिंग यूज होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जैकेट्स के ऊपर क्या यूज करते हो, तो आप थ्रेड ट्रेसिंग ही यूज करते हो। ये हेवियर फैब्रिक्स के ऊपर यूज होता है, ऐसे फैब्रिक जो कि स्लिप ना करे, स्लिपरी एंड डेलिकेट्स, और जैकेट्स पे भी यूज होता है। टेलर स्टॉक क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वो निशान छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाते हैं मटेरियल वाला, प्लीज मार्किंग मेथड वाला टॉपिक पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज टेलर्स टैक यूज्ड फॉर। अ टेम्परेरी हैंड sewn लूप ऑफ थ्रेड यूज्ड टू मेक स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन डेलिकेट फैब्रिक। जो पतला कपड़ा होता है, शेयर कपड़ा होता है, उसके ऊपर
निशान लगाने के लिए टेलर्स टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। वेयर चौक माइट स्टेन, अगर हम पतले कपड़े के ऊपर चौक से निशान लगाएंगे तो हो सकता है निशान रह जाए, इसलिए वहां पे क्या यूज करते हैं, टेलर्स टैग। What happened to the fit and drape of a garment if the pattern pieces are cut off grain? तो अगर आप ग्रेन में से कट करते हो, मतलब आपकी जो ग्रेन की डायरेक्शन में कट करते हो, द गारमेंट विल ट्विस्ट ऑन द बॉडी, हैंग अनइवनली एंड द सीम में रैप। क्या कह रहा है कि अगर आपका व्हाट हैपेंस टू द फिट, आपकी फिटिंग का क्या होगा, ड्रेप का क्या होगा, अगर आपके पैटर्न पीसेस ग्रेन के साथ नहीं, मतलब हम लोग क्या कहते हैं आइडियली, व्हाट इज द आइडियल कंडीशन, दैट योर पैटर्न शुड बी ऑन द ग्रेन, है ना। जो भी आपका जो पैटर्न बन रहा है दैट शुड बी इन द ऑन द ग्रेन ऑफ द फैब्रिक, जो भी ग्रेन की जो लाइन है वो आपका उसी डायरेक्शन में आपका पैटर्न जाना चाहिए, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये उस पे ऑफ ग्रेन चला जाता है, अगर वो ऑफ ग्रेन चला जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वहां पे आपकी बॉडी में ट्विस्ट आ सकते हैं, हो सकता है आपकी जो कपड़ा हो वो हैंग करे बॉडी के ऊपर अनइवनली, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं अगर आपने अपने कपड़े को ग्रेन की डायरेक्शन में नहीं कट किया तो, ठीक है। ट्विस्ट आ जाएगा और कपड़ा हैंग करेगा। डिफाइन अ प्लैकेट इन अ गारमेंट असेंबली। प्लैकेट क्या होता है, जो आगे आपने शर्ट का देखते हो कि शर्ट पे आगे प्लैकेट लगा होता है, बटन्स वगैरह बंद करते हो जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लैकेट। प्लैकेट क्या है, एक ओपनिंग है, ठीक है। दैट इज द ओपनिंग ऑफ द गारमेंट दैट अलाउज इट टू पुट ऑन एंड टेक ऑफ इजिली, जिससे आप कपड़े को इजिली पुट ऑन कर लो और टेक ऑफ कर लो। On which specific part of the garment is a continuous bound placket most commonly applied? Sleeve। कॉन्टिन्यूस प्लैकेट क्या होता है, देखो आपके कोर्स में भी दो कंस्ट्रक्शन है प्लैकेट की, एक आती है आपकी कॉन्टिन्यूस और एक आती है आपकी शर्ट प्लैकेट, है ना बेटा। तो आपका जो कॉन्टिन्यूस वाला है वो होता है आपका स्लीव, स्लीव कफ के ऊपर, क्योंकि उसमें क्या है आपके दो पार्ट नहीं लग रहे, एक ही पट्टा है और एक ही पट्टे में एक तरफ बटन है और एक तरफ उसका बटन होल है, और उसको फोल्ड करके आप बंद कर देते हो स्लीव को, तो वो क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस प्लैकेट है जो आपको स्लीव में दिखाई देता है। व्हाट इज सिंपल शर्ट प्लैकेट? सिंपल शर्ट, शर्ट का अगर बटन को बंद करना पड़ेगा तो एक आपका लेफ्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी, जिसको आपकी बुक में लिखा है अंडर पार्ट एंड आपका अपर पार्ट। तो एक में आप बटन्स लगाओगे एक में बटन होल लगाओगे और वो आपका ओवरलैप करता है, ठीक है। सिंपल शर्ट का आता है कि एंड फिनिश्ड एंड ओपनिंग फिनिश विद टू सेपरेट फोल्डेड बैंड्स ऑफ फैब्रिक। तो ये एक ओपनिंग है जिसमें दो सेपरेट बैंड है फैब्रिक के, टिपिकली सीन ऑन द फ्रंट ऑफ द फॉर्मल शर्ट, और फ्रंट में दिखाई देता है फॉर्मल शर्ट के। हाउ डज अ शेप्ड फेसिंग विजुअली एंड स्ट्रक्चरली डिफर फ्रॉम बायस फेसिंग? कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जो शेप्ड फेसिंग होती है वो बायस फेसिंग से अलग क्यों होती है। A shaped facing is cut to the exact shape of the neckline. For example, मैंने एक neckline पे scallop shape दे दी तो exact shape में cut होती है shaped facing. While a bias facing is a straight strip of fabric stretched to fit the curve. जो भी curve है neck का उसको आप खींच के, आपकी जो पट्टी है उसको आप बायस की डायरेक्शन में खींच के आप बस नेकलाइन को कवर कर रहे हो। बट एक शेप फेसिंग क्या है, बायस फेसिंग से अलग है। बायस फेसिंग में आप सिंपल कर्व दे रहे हो, शेप फेसिंग में आप उसको एक शेप दे रहे हो, यू आर गिविंग अ शेप ऑफ द नेकलाइन। व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एक्सटेंडेड फेसिंग? एक्सटेंडेड फेसिंग क्यों करी जाती है? यहाँ पे फेसिंग का मतलब तो आई होप आप समझ पा रहे हो। फेसिंग का मतलब है जो आप अंदर का जो बकरम लगा रहे हो उसको आप एक्सटेंडेड क्यों लगा रहे हो। इट इज कट एज वन कॉन्टिन्यूस पीस विद द गारमेंट लाइक अ शर्ट फ्रंट एंड सिंपली फोल्डेड बैक अलोंग द एज, एलिमिनेटिंग अ सीम एट द ओपनिंग। ये कह रहा है कि एक्सटेंडेड फेसिंग हम इसलिए लगाते हैं कि आपकी जो शर्ट है इट इज कट एज वन कॉन्टिन्यूस पीस विद द गारमेंट, गारमेंट के साथ ही आप उसको कट करते हो एक्सटेंडेड फेसिंग को, और उसे सिंपली फोल्ड कर देते हो एज के ऊपर, जिससे कि जो सिलाई है वो ना दिखाई दे, एलिमिनेटिंग अ सीम एट द ओपनिंग। जो शुरू प्लैकेट के ऊपर क्या होता है, सिलाई दिखाई देती है, वो सिलाई आपकी ना दिखाई दे, मान लो आपकी एक सिलाई दिखाई दे रही है प्लैकेट पे, वो ना दिखाई दे उसके लिए क्या करते हैं हम एक्सटेंडेड फेसिंग का यूज करते हैं। वाई मस्ट फैब्रिक विद अ नैप लाइक अ वेलवेट और अ कॉर्ड्रॉय बी कट यूजिंग अ वन वे? वो ये कहता है कि आप प्लेन वोवन फैब्रिक को तो इजीली कर सकते हो। अच्छा, फास्टेस्ट मेथड क्या होता है कपड़े को काटने का, वो होता है टीयरिंग, है ना। टीयरिंग मेथड होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आल्सो कटिंग करने के, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसने पिनिंग के ऊपर बोला था, क्वेश्चन दिया था। अब ये पूछ रहा है व्हाई मस्ट अ फैब्रिक विद अ नैप? अगर एक वेलवेट फैब्रिक है एक कॉर्ड्रॉय फैब्रिक है तो आप उसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो नैप फैब्रिक कौन से होते हैं, वेलवेट फैब्रिक वो होते हैं जिन फैब्रिक के ऊपर जो आपके फाइबर्स होते हैं वो उठे हुए होते हैं, थोड़े से उठे हुए होते हैं, जैसे वेलवेट के ऊपर फैब्रिक पे उठे हुए, है ना।
तो आप उसको कैसे कट करोगे? उसको कट करने के लिए आपको बैक साइड का यूज करना पड़ता है, बिकॉज द फाइबर लाई इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में सारे के सारे फाइबर होते हैं। इफ पीसेस आर कट अपसाइड डाउन दे विल रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली। अगर हम पीसेस को अपसाइड डाउन, कैसे भी, अगर आप वेलवेट या कोई भी ऐसा फैब्रिक जिसमें धागे थोड़ा सा टेक्सचर उठा हुआ है उसको कट करते हो तो हल्का सा लाइट में डिफरेंस आता है, लाइट डिफरेंस, एंड लुक लाइक टू डिफरेंट शेड्स ऑफ द फैब्रिक। इसलिए क्योंकि एक तरफ कहीं पे धागे की डायरेक्शन ऐसे होगी, कहीं पे ऐसे होगी, क्योंकि उस कपड़े पे धागे थोड़े से उठे हुए हैं, तो उनमें जब आप कट करते हो तो लाइट की डायरेक्शन आपकी रिफ्लेक्ट करती है। What does grading a seam allowance means? Grading क्या होता है? Grading का मतलब trimming enclosed seam allowance to different width to reduce the bulk and make the edge lie flat. इसका मतलब क्या है कि आप ट्रिम कर रहे हो सिलाई को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो एक परफेक्ट विथ टू एक कोई और साइज देने के लिए, आपकी जो बल्कीनेस है उसको कम करने के लिए आप ग्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। सीम अलाउंस जो आप सिलाई छोड़ते हो, जब दो कपड़ों को जोड़ते हो, जो एक्स्ट्रा पार्ट बीच में छूटता है, सीम अलाउंस जो आपकी होती है उसको आप कम कर रहे हो, उसे ग्रेडिंग बोलते हो। वाई इज अनस्टिचिंग परफॉर्म्ड ऑन नेकलाइन फेसिंग? अनस्टिचिंग क्यों करी जाती है? टू प्रिवेंट द फेसिंग फ्रॉम रोलिंग आउटवर्ड, ठीक है। अनस्टिचिंग क्यों करी जाती है? अंडर स्टिचिंग क्यों करी जाती है? अंडर स्टिचिंग इसलिए करी जाती है नेकलाइन के ऊपर कि वो रोल, टू प्रिवेंट इट, कि वो रोल आउटवर्ड, बाहर की तरफ रोल ना करे, शोइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक। जबकि आपकी जो नेक लाइन के ऊपर, नेक लाइन जो आप फेसिंग लगा रहे हो, यहाँ पे आप जो फेसिंग लगा रहे हो, कहीं आपकी फेसिंग ऐसा ना हो कि वो बाहर की तरफ आए, इसलिए उसको हम अंडर स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। वट इज द फेसिंग इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन? फेसिंग क्या होती है? अ पीस ऑफ फैब्रिक यूज टू फिनिश क्लीनली फिनिश रॉ एजेस। किसी भी फैब्रिक को अगर हम कट करते हैं तो उसमें से झूतरे निकलते हैं, उन रॉ एजेस को फिनिश करने के लिए आप क्या लगाते हो? फेसिंग लगाते हो। जैसे कि आपकी नेक लाइन हो गई, आर्म होल्स हो गए, तो अगर आप एक कपड़ा आर्म होल पे भी लगाओगे तो यहाँ पे क्या होंगे? छोटे छोटे आपके फ्रिंजेस निकलेंगे, तो आप वहां पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? फेसिंग को लगाना पड़ेगा, टू प्रिवेंट रोल, बेसिकली टू क्लीन ऑल द फिनिश रॉ एजेस। हाउ शुड बायर स्ट्रिप टू बी ज्वाइन टूगेदर टू क्रिएट अ लॉन्गर स्ट्रिप? दो बायर स्ट्रिप को कैसे जोड़ते हैं? दे मस्ट बी ज्वाइन डायगनली टू प्रिवेंट बल्क, बल्क रिमूव करने के लिए। एक स्ट्रेट ग्रेन है या कुछ भी, आप उसको डायगनली जोड़ते हो। डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइनिंग एंड लाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। अंडरलाइनिंग और लाइनिंग, अंडर लाइनिंग वही है लाइनिंग जो कि आप बैक साइड पे लगाते हो जिससे कि आपके कोई भी इनर गारमेंट कंस्ट्रक्शंस ना दिखाई दे। अंडरलाइनिंग है जो कि आपका एक इंडिविजुअल गारमेंट को वो देती है, स्टिफनेस देती है, उसको बहुत ज्यादा मजबूती, ड्यूरेबिलिटी देती है। What are the key difference between fusible and sew in interfacing? फ्यूजिबल वही है कि आप आयरन कर दोगे इंटरफेसिंग को तो वो चिपक जाएगी, बट सीयू इन में आपको फेसिंग को सिल के अंदर जो आप मजबूती देने के लिए फेसिंग लगा रहे हो उसको आपको सिलना पड़ेगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फॉलोइंग द करेक्ट ग्रेन लाइन बिफोर कटिंग। तो आपको बेसिकली कटिंग करने से पहले अपने गारमेंट को, कपड़े को, आपको ग्रेन लाइन, जो उसकी ग्रेन की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में रखना चाहिए, और उसका जो पैटर्न होता है उसको भी ग्रेन लाइन की डायरेक्शन में रखना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर शेप आए। अगर आप नहीं रखोगे, ऑफ ग्रेन चला गया अगर आपका कपड़ा, तो फिर आपकी हो सकता है गारमेंट बनने के बाद वो ऐसा लगे कि वो हैंग आउट हो रहा है, उसमें ट्विस्ट आ रहा है। इसलिए हमेशा कपड़े को ग्रेन लाइन की डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर वो ऑफ ग्रेन हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसको डायगनली खींचोगे और उसको सीधा करके रखोगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो बुक में है ही नहीं, तो मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कि हमें गारमेंट को इसको फिट करने के लिए, यहाँ पे आपकी बुक में है ये कि अगर आपका ये चीज सही नहीं है तो आप इसको ब्लॉकिंग कहते हैं, अपनी ग्रेन लाइन को सही करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा ये टॉपिक। ये देखो, यहाँ पे इसने तीनों ग्रेन लाइंस के बारे में बोला है, प्री श्रिंकिंग के बारे में बोला है, फोल्डिंग, पिनिंग। इट इज देयर इन योर बुक, आई एम ट्राइंग टू सर्च, कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पे एक वर्ड है ब्लॉकिंग करके। देखो, अगर आपका कपड़ा सही प्रॉपरली नहीं है सही, तो उसको एक डायरेक्शन में खींच के आप सही कर सकते हो। आप पुल इट डायगनली एट द अपोजिट एंड्स को डायगनली खींचोगे, फैलाओगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉकिंग, उसको ब्लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस बाउंड प्लैकेट एंड सिंपल शर्ट कंस्ट्रक्शन, ये बहुत बार आ जाती है पेपर में, ये आपको आनी भी चाहिए कि आपकी जो नेक लाइन, ये मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इनकी कंस्ट्रक्शंस की,
कि कॉन्टिन्यूस प्लैकेट की क्या कंस्ट्रक्शंस है और आपकी सिंपल शर्ट की क्या है। एक बार मैं आपको और एक बार बता देती हूँ यहाँ पे। देखो कॉन्टिन्यूस प्लैकेट में सिंपली पहले आपका ये होता है, एक पट्टी होती है आपकी रेक्टेंगल, दोनों तरफ आप बेसिकली इसको फोल्ड करते हो हाफ हाफ इंचेस का और सीम अलाउंस छोड़ते हो 1/4 का, ये ऐसे करके फोल्ड होती है। इसके आपके देखो डायग्राम जो आपकी कंस्ट्रक्शंस है वो तो सिंपल है, पर आपके डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूस शर्ट का, वो आपको आना ही चाहिए। बेसिकली ये आपका शो कर रहा है कि आपका ये गारमेंट साइड में अगर ये फोल्ड होगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये आपका बेसिकली क्या है, राइट साइड है स्लीव का। अभी ये स्लीव क्या है, हमने सिर्फ उस जो रेक्टेंगल हमारे पट्टी थी ये ऊपर, सबसे ऊपर तो ये थी ना रेक्टेंगल पट्टी, उसको हमने फोल्ड करा है तो ये ऐसा बन गया। उसको फोल्ड करने के बाद ये हमने उल्टा किया, ये तो फ्रंट पार्ट है कि हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया स्लीव को, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी बैक साइड अगर हम करेंगे, ये अंदर की तरफ स्लीव को करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बार टैक लगाना पड़ता है, ठीक है, एक ओपनिंग एज देना पड़ता है और उसके बाद ये आपका फ्रंट से ऐसा शो होगा। तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप इसको प्लीज याद कर लें आपके अपने एग्जाम के लिए। सिंपल शर्ट के लिए बहुत इजी है स्टेप्स। सिंपल शर्ट का जिन बच्चों को याद नहीं हो पाता है उसके लिए मैं एक इजी 3 स्टेप्स हैं, ये बहुत बड़ा लगता है बट मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले अंडर पार्ट और अपर पार्ट के बारे में बताना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना, बस ये बताना है 2 पार्ट्स ऑफ द शर्ट, वन इज अंडर पार्ट, वन इज upper part, one part we are putting the buttons, other side we will put button holes, बस। अपर पार्ट में क्या है, देखो ये राइट साइड है और ये कपड़े का बेसिकली राइट साइड का मतलब यहाँ पे होता है फ्रंट पार्ट है, तो ये दोनों फ्रंट है, लेफ्ट फ्रंट एंड राइट फ्रंट, ठीक है। दोनों में ही आपकी पहले क्या आएगी, सीम अलाउंस, क्योंकि दोनों कपड़ों में साइड में से आपके जूतरे निकलेंगे तो पहले सीम अलाउंस, उसके बाद फेसिंग और फिर एक्सटेंशन, ये 3 पार्ट है। और इसको याद करना बहुत इजी है, मैं आपको एक बहुत ही अपनी ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले सीम अलाउंस फोल्ड होती है, फिर फेसिंग फोल्ड होगी और फिर एक्सटेंशन। देख लेना दोनों आपका जो ये लेफ्ट और राइट का डायग्राम है ना, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है बट ये एक्चुअली में है नहीं। सबसे पहले कह रहा है आपने कपड़े को उल्टा रखा, उल्टा रखने की पहचान क्या है, फ्रंट राइट साइड है, ये फ्रंट राइट साइड है, आपने बेसिकली आपने अपने कपड़े को यहाँ पे ऐसे रखा, सीधा रखा हुआ है, ये सीम अलाउंस मार्क कर दी, फेसिंग मार्क कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। ये आपने राइट साइड में भी करना है और लेफ्ट साइड में भी करना है, ठीक है। अब ये आप देखो, ये जो आपका कपड़ा है आपने सीम अलाउंस को पहले फोल्ड करोगे, सीम अलाउंस को फोल्ड करोगे, फिर आप इसकी फेसिंग को फोल्ड कर दोगे, ठीक है। फेसिंग को फोल्ड कर दोगे और उसके बाद आप अंदर जाके एक्सटेंशन को फोल्ड कर दोगे। क्या करा इसने, पहले बाहर की सीम अलाउंस कर दी, जो आपने बाहर के फ्रिंजेस ना निकले उसको सिल दिया, फिर फेसिंग को कर दिया, फेसिंग को करने के बाद फेसिंग के अंदर ही हल्का सा एक्सटेंशन घुमा दिया। ये इसने दोनों तरफ करा है, बस। इधर भी इसने सेम ही करा है, देखो पहले सीम अलाउंस घुमा दी, फेसिंग और एक्सटेंशन, बस ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके सिंपल शर्ट की कंस्ट्रक्शन। प्लीज इसको एक बार आप देख लेना। कॉन्टिन्यूस बैंड में आपका एक ही सिंगल स्ट्रिप लगती है फैब्रिक की प्लैकेट बनाने के लिए, जो आपकी शर्ट होती है उसमें आपके 2 पार्ट्स लगते हैं प्लैकेट बनाने के लिए, है ना। 2 पार्ट्स लगेंगे तभी तो बटन लगेगा, एक लेफ्ट वाला एक राइट साइड वाला, दोनों तरफ वो पट्टी जो लगती है उसको हम प्लैकेट बोलते हैं। What is the difference between shaped facing and extended facing? Shaped facing होती है to achieve the curve of the particular shape of the neckline. Extended facing इसलिए लगाई जाती है, it is the part of the main pattern, जो आपका शर्ट है, इसी शर्ट को मैं हल्का सा एक्स्ट्रा पार्ट इसका लेके इसी की फेसिंग कर दूं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फेसिंग। मतलब अगर मेरे जैसे कि मैंने एक्सटेंडेड फेसिंग क्या है, ये इसी शर्ट का कपड़ा है, इसी शर्ट से मैंने क्या करा है, एक पट्टी बना दी 22 की और यहाँ पे लगा दी, तो ये क्या होगा, एक्सटेंडेड फेसिंग कहलाएगा, ठीक है। मेंशन टू क्रिटिकल रूल एज पैटर्न मेकर मस्ट फॉलो व्हाइल पिनिंग अ पेपर। पेपर को जब आप पिन करते हो तो आपको अपने मैक्सिमम क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। यूज फाइन सिल्क पिन टू अवॉइड लीविंग परमानेंट होल्स। तो एक पतली आप सिल्क की पिन लगाओ जिससे कि कोई भी परमानेंट होल्स दिखाई ना दे। प्लेस पिन एंटायरली विद इन सीम अलाउंस। आपकी जो सिलाई है उसी के अंदर ही पिन लगनी चाहिए, बाहर तो लगनी नहीं चाहिए। नेवर इन द मेन बॉडी ऑफ द गारमेंट। बॉडी जो आपका गारमेंट की जो बॉडी है उसमें आपको पिन नहीं लगानी है, बाहर सिलाई सीम अलाउंस के ऊपर आप लगा सकते हो। इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है फैब्रिक प्रिपरेशन का, कि व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूड इन द फैब्रिक प्रिपरेशन। तो वही है कि आपको पहले देखो, सीधा आप मार्केट से कपड़ा आया, कपड़े को टेबल पे रख के काटना तो चालू नहीं करोगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, प्री श्रिंकिंग, पहले वॉश करोगे, ड्राई करोगे, आयरन करोगे, जिससे कि आपका फाइनल गारमेंट श्रिंक ना हो।
बोर्ड्स के पेपर में जो भी आंसर हो प्लीज उसको पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट वाइज लिखने से मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन मत छोड़ के आना बेटे, प्लीज क्वेश्चन मत छोड़ के आना। बोर्ड्स में अगर आपको आता है, याद है, डायग्राम बना दो, डायग्राम अच्छी तरीके से आंसर्स लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होता है बट क्वेश्चन हल्का सा घुमा के आता है तो आप लिख के नहीं आते हो। तो जो बेसिक चीज है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, है ना। मार्क द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक विद द चॉक टू अवॉइड मिक्सिंग। तो आप पहले अपने कपड़े को वॉश कर लोगे, उसके बाद आप वहां पे आइडेंटिफाइंग राइट एंड रॉन्ग साइड। आपने कपड़ा धो लिया, ये कैसे, अगर वो प्रिंटेड कपड़ा है तो पहचान जाओगे कि आगे प्रिंट है तो ये राइट साइड ऑफ द फैब्रिक है, पीछे प्रिंट नहीं है तो वो रॉन्ग है। बट अगर कपड़ा सॉलिड हुआ तो कैसे पहचानोगे, उसमें आपको आपको चौक से या किसी चीज से मार्किंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेटनिंग द ग्रेन, फिर आप अपने ग्रेन को चेक करोगे कि वो सीधा, वॉर्प और वेफ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेच किस डायरेक्शन में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेन के लिए इन्होंने एक अच्छा सा डायग्राम दिया था। जिन लोगों को अगर ये चीज नहीं समझ में आती है, बहुत लोगों को नहीं आती होगी अभी भी, कि ग्रेन लाइन क्या होती है, तो मैंने तो बहुत बार बता चुकी हूँ कि फैब्रिक किस डायरेक्शन में सिला हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्रेन लाइन, कि वो किस डायरेक्शन में सिला हुआ है। ठीक है। आपकी बुक्स में भी ग्रेन लाइन जो ये तीनों होती हैं, लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज, उसमें ये डायग्राम जो बनाए, आपको बनाना नहीं है बट मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अगर ये आपका सेल्वेज है, ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पे इस गारमेंट का जो पैटर्न का पीस है वो हमें ग्रेन की डायरेक्शन में रखना पड़ता है। या अगर ग्रेन की डायरेक्शन वर्टिकल जा रही है तो आप कपड़े को सीधा टेढ़ा उस डायरेक्शन में रखोगे जिस डायरेक्शन में उसको मैक्सिमम स्ट्रेच मिल पाए। ठीक है। ये बताने का तरीका है कि देखो स्ट्रेट होती है ऐसे, बायस में रखोगे कपड़े को डायगनली, फिर आप टेढ़ा करके रखोगे जिससे कपड़े को मैक्सिमम स्ट्रेच मिले। क्रॉस वाइज भी आपका वही होता है। ठीक है। सपोर्टिंग फैब्रिक के बारे में बोल रहे हैं, डिस्कस 3 डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ इंटरनल सपोर्टिव फैब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेसिंग के बारे में, जो कि आपके कॉलर स्लीव में लगता है, जो कि आपको मजबूती देता है। इंटर लाइनिंग, जब भी इंटर लाइनिंग की बात करें मतलब लाइनिंग और फेस के बीच में लग रहा है जो कि आपको गर्माहट देगा। बाहर लाइनिंग की बात करें जो आपके इनर कंस्ट्रक्शंस को छुपा रहा है वो आपका लाइनिंग होता है। मार्किंग मेथड क्या होता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप फैब्रिक के ऊपर मार्क कर सकते हो। टेलर स्टॉक के थ्रू कर सकते हो, ट्रेसिंग व्हील के थ्रू कर सकते हो, कार्बन पेपर के थ्रू कर सकते हो, टेलर स्टैक के थ्रू कर सकते हो। टेलर स्टैक बेसिकली डेलिकेट कपड़ों के लिए होता है। तो ये आपके मार्किंग मेथड्स भी इस चैप्टर में से आते हैं। प्री 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 श्रिंकिंग आ जाता है, सपोर्टिव फैब्रिक्स आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू ऑल द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आए हुए हैं पेपर में। तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। आज का ही दिन है, प्लीज पढ़ लो। आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो, अभी 9:05 हो रहे हैं, 9:25 तक 30 तक मैं पोस्ट कर दूंगी, तो प्लीज इसको रिवाइज कर लो। मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करी हैं जो आपको करनी ही करनी है। मार्किंग मेथड्स तो आपको पता होने चाहिए किन से आप मार्किंग करते हो। ठीक है। इजिएस्ट वे टू मार्क इज योर ट्रेसिंग व्हील जो आप यूज करते हो। ठीक है। प्लैकेट कंस्ट्रक्शंस दोनों होते हैं, दोनों प्लैकेट की कंस्ट्रक्शंस याद कर लेना। मैंने एक वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। चैप्टर 4 के मैंने ना 3 पार्ट्स बनाए हुए थे। एक बनाया हुआ है लाइनिंग का, एक बनाया हुआ था आपके प्लैकेट का कॉन्टिन्यूस, और उसमें सिंपल शर्ट दोनों बताई हुई है, और नेक लाइन का। ये तीनों वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, एक बार आप जाके चैनल पे देख लो। उसमें कंस्ट्रक्शन आप देखो, अगर कभी इस टाइप का 5 मार्कर क्वेश्चन आता है प्लैकेट का या किसी चीज का, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 3 नंबर तो आपके डायग्राम के ही है, और डायग्राम बहुत हलवा डायग्राम है। डायग्राम बहुत इजी है, उसको समझ लोगे, बहुत इजीली है। मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ है, यहाँ भी आपको समझाया है। उसको बस आपको सीम अलाउंस, एक्सटेंशन और फेसिंग करके मार्किंग कर दो, डायग्राम बना दो, 3 उसी के हैं, फिर 2-3 पॉइंट्स आप लिख लो, बेसिकली फोल्ड फ्रॉम सीम अलाउंस, 2-3 पॉइंट भी लिख दोगे, नंबर मिल जाए। ठीक है। उसके बाद 5 मार्कर क्वेश्चन अगेन इसी के ऊपर आ रहा है कि अंडरलाइनिंग क्या होता है, इंटरफेसिंग क्या होता है, इंटरलाइनिंग क्या होता है, लाइनिंग क्या होता है। कटिंग प्लीनरीज एंड ग्रेन लाइंस। ग्रेन लाइंस क्या होती है, 3 होती हैं आपकी। क्रॉस वाइज, वेफ्ट होती है। ट्रू बायस जो होता है वो 45 डिग्रीज पे होता है। फैब्रिक प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, फैब्रिक को कट करते हो, फैब्रिक को प्री श्रम करते हो, वॉश करते हो, प्रेस करते हो, वो जो पूरा प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, फैब्रिक प्रिपरेशन कहलाता है। अच्छा, इस चैप्टर में से क्वेश्चन 1 मार्कर ये भी आ जाता है, नेचुरल फैब्रिक कौन से होते हैं और आपके सिंथेटिक कौन से होते हैं। नेचुरल जो आपको नेचुरल प्रोसेस से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, और आपके सिंथेटिक होते हैं जो आपके पॉलिएस्टर्स हो गए, पॉलीब्लेंड्स हो गए, एक्रेलिक हो गए, वो नाइलॉन हो गए, ये क्या होते हैं, आपके सिंथेटिक बेस होते हैं। नैप्ड फैब्रिक को क्या रूल होता है, अगर आपके ऐसे फैब्रिक है जो कि थोड़े से उठे हुए हैं, जिनका सरफेस पे जो फाइबर्स है वो थोड़े उठे हैं, तो उन फैब्रिक्स के लिए आप
कैसे मार्किंग करोगे? उसके लिए मतलब उस पे आपको निशान लगाना है तो कपड़े की बैक साइड पे लगाया जाता है, कपड़े की फ्रंट में नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ स्ट्रिक्ट वन वे लेआउट मस्ट बी यूज। वन वे लेआउट क्या होता है? ऑल पैटर्न पीसेस मस्ट बी लेड फेसिंग एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वाइज। सारे पैटर्न पीसेस को आप ग्रेन की डायरेक्शन में रखते हो। इन द फ्रंट बॉर्डराइज इज कट विद द पाइल रनिंग डाउन, द बैक इज कट विद द पाइल रनिंग अप। द गारमेंट विल लुक लाइक इट इज मेड अप ऑफ टू एंटायरली डिफरेंट कलर्ड फैब्रिक। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब भी नैप्ड फैब्रिक होता है, उठा हुआ फैब्रिक होता है, तो उसमें आप कौन सा रूल यूज करते हो फैब्रिक को कट करने के लिए? वन वे लेआउट। कौन सा यूज करते हैं? वन वे लेआउट, ठीक है। जहां पे हम कोशिश करते हैं कि एक तरफ सारे फाइबर एक डायरेक्शन में गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक डायरेक्शन में उठ रहे हैं, बस यही कहने का मतलब है। नेकलाइन फिनिशेस के ऊपर, अच्छा नेकलाइन और कॉलर वाले में से, कॉलर वाले में से जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉलर्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका होता है स्टैंड अलोन कॉलर है, तो उसका एग्जांपल क्या है? मेडेरियन एंड चाइनीज कॉलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। उसके अलावा मैं बोलूँ कॉलर के पार्ट्स के बारे में आता है कि जो कॉलर है, बेसिक कॉलर का एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि वो शायद मैंने ऐड नहीं किया है। एक बार मैं आपको कॉलर डायग्राम, ये मुझे दिखाना ही था एक बार आप लोगों को क्योंकि बहुत लोगों को इसमें डाउट भी था। ये देखो, जो कॉलर होता है ये है, जैसे आपका कॉलर है तो ये पूछता है व्हाट इज द फॉल पार्ट। फॉल पार्ट जो होता है कॉलर का, दैट इज द पार्ट विच फॉल्स ऑन योर शोल्डर, जो आपके शोल्डर पे गिरता है, ठीक है। व्हाट इज अ रोल लाइन? रोल लाइन क्या होती है? किसी भी गर्दन के पीछे जो कॉलर की ऊपर की लाइन है, जो यहाँ से कपड़ा ऊपर जा रहा है फोल्ड होके फिर नीचे आ रहा है ना, तभी तो ये देखो यहाँ से ऊपर जाएगा फोल्ड होके फिर नीचे आएगा, तो जो फोल्ड हो रहा है वो वाला पार्ट क्या है? रोल लाइन कहलाता है। स्टैंड, स्टैंड कॉलर में स्टैंड पार्ट क्या है? जो खड़ा हुआ पार्ट है वो आपका होता है स्टैंड। तो आपने देखा होगा शर्ट के कॉलर वगैरह बहुत स्टिफ होता है, उसमें अंदर फेसिंग लगी हुई होती है तभी ये खड़े हो पाते हैं, स्टैंड हो सकता है, ठीक है। कॉलर एज क्या होता है? कॉलर एज होता है ये जो कॉलर की जो लास्ट की जो ये आउटलाइन सी है, इसको बोलते हैं कॉलर एज। नेक लाइन क्या होती है? ये वाली जो लाइन है ये नेक लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका प्लैकेट होता है, फिर यहाँ पे दो पीस जो होते हैं, अंडर पार्ट अपर पार्ट, वो आता है। तो मैंने सोचा एक बार बता दूं क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्कर मैंने कॉलर पे भी देखा हुआ है। नेकलाइन की बात करूं, नेकलाइन के ऊपर जो है, इसमें मेन क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है सैम्पल पेपर में, वो है बायस स्ट्रिप, कि बायस स्ट्रिप की कैसे कंस्ट्रक्शन करी जाती है, जो कि बहुत ही आसान है। बेसिकली ये कह रहा है पट्टी कैसे लगाई जाती है। तो आप फैब्रिक लेते हो, उसको 45 डिग्रीज पे कट करके आप कैसे अपनी एक बायस स्ट्रिप बनाते हो, वो टॉपिक अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों का। ये है पेज नंबर, ये तो देखो सारा आपका प्लैकेट आ गया। ये बटन होल प्लेसमेंट है, देखो नेक लाइन, ये जो आपकी नेक लाइन है, ये देखो ये हो गई आपकी जैसे शेप नेक, शेप फेसिंग होती है जहाँ पे कोई शेप होती है तो उस शेप में कट होती है। बायस फेसिंग मतलब सिंपल जो आपकी राउंड 45 डिग्रीज पे कट हो रही है। इसमें ये हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ बायस स्ट्रिप, ठीक है, पेज 200 पे ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि आप कैसे बायस स्ट्रिप को तैयार करते हो, उसको आप कट करते हो, ट्रू बायस की डायरेक्शन में फोल्ड करते हो। पहले कट करने के बाद लेंथ वाइज क्रॉस वाइज फोल्ड करते हो, सारी बायस की डायरेक्शन में फोल्ड करने के बाद उसे कट करते हो, फिर सीम अलाउंस छोड़ के उसे सिल देते हो। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर ये कहता है आपका बायस वर्सेस शेप्ड में क्या डिफरेंस आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका कहता है कि बायस आपकी 45 डिग्रीज पे कट होती है, शेप्ड आपकी एक प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू होती है। अब एप्लीकेशन टू नेक लाइन, ठीक है, तो आप कैसे उसको अप्लाई करते हो, ये आपका पूरा ये प्रिपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेकलाइन फिनिश विद बायस बाइंडिंग एंड एक्सटेंडेड फेसिंग, ये आप कैसे बायस को जोड़ते हो, ये इसी का स्टेप्स है। ये आपको बोल रहा है कि हाउ कैन यू अब मेक अ नेकलाइन विद अ बायस बाइंडिंग या फिर एक्सटेंडेड फेसिंग, ये आ सकता है पेपर में कि बायस बाइंडिंग को आप कैसे नेकलाइन के साथ जोड़ते हो। प्लैकेट्स, देखो दोनों प्लैकेट की कंस्ट्रक्शन और एक ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है सच में। ये आपका कपड़ा है, इस कपड़े के साथ अगर आपको एक बायस की स्ट्रिप जोड़नी है तो पहले बायस को उल्टा करके रखोगे, उल्टा करके रखोगे, ये देखो उल्टा करके रखा है, फिर यहाँ पे इसने सिल दिया, यहाँ पे उसको सिल दिया और उसको फिर सीधा कर दिया। स्टेप 3 में उसने हल्का सा फोल्ड किया, सिलने के बाद किनारे से फोल्ड करा, फिर इसको ऐसे सीधा कर दिया, डायग्राम में दिख रहा है, और उसको दोबारा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल दिया, तभी तो ये ऐसे गोल पट्टी आ रही है। ये जो मैम की ये जो नेकलाइन आ रही है, राउंड नेकलाइन है, यहाँ पे एक कर्व पार्ट का ही फैब्रिक इसी तरीके से बन पाया है। गाइस अगेन आई एम टेलिंग,
मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको करवा दिया है। ऑल तो इसमें आगे स्लीव्स एंड कफ के बारे में भी है, पर स्लीव्स एंड कफ के बारे में आई वुड लाइक कि आप कंस्ट्रक्शंस में ना जाके जो इसके बुक के क्वेश्चन है वो एक बार कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ फ्रेंच प्लैकेट, फ्रेंच प्लैकेट क्या होता है, ये मैंने अपनी उस वीडियो में सारा बता रखा है पीछे। एक जो वीडियो मैंने प्लैकेट की बनाई थी वो एक बार देख लेना, वो उनके लिंक मैंने डाल रखा है, तो उसमें मैंने डीप में बताया था कि फ्रेंच प्लैकेट क्या होता है, ठीक है। स्लीव्स के ऊपर की बात करूं तो स्लीव में जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का तो नहीं आता, बाजू को लगाने का में भी ना भी आए, क्योंकि इसको मैंने अभी तक देखा नहीं है पेपर में, बट वेरी इजीली होता है। यहाँ पे बाजू लगाने का स्टेप है कि आप फोल्ड करोगे, सिल दोगे ऊपर से और लगा दोगे, ठीक है। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे अटक जाओ तो प्लीज अपनी कॉमन सेंस यूज करना कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रागलन एंड किमोनो स्लीव्स, तो ये तो बुक का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ आप बुक के क्वेश्चन जरूर कर लो। नेम 5 काइंड ऑफ स्लीव्स, कौन सी आपकी 5 काइंड ऑफ स्लीव्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग वट एवर फ्रॉम माई साइड आई कैन गाइड यू। अब आपके ऊपर है, आप इसको पढ़ो, मैंने 2 सैंपल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सिंस बहुत कम टाइम था, जितना मेरी साइड से मैं जितनी जल्दी पोस्ट कर सकती थी उतनी जल्दी मैंने किया है। आई विल बी ऑल्सो लाइव अराउंड मे बी 11 o'clock और 11:30, तो मैं रात को शायद लाइव एक बार आऊंगी, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ फिर। बाय बाय।